हवा तो मेरी थी, लेकिन रुझान किसी और का निकला। छत्तीसगढ़ की सियासत में मिशन 2023 की लड़ाई अभी कुछ दूर है, लेकिन सियासतदानों में खलबली मची हुई है। हमें और आपको चुनावी चौसर की इनसाइड स्टोरी पता हो या ना हो, लेकिन सियासतदानों का खिला हुआ चेहरा टिकट की गारंटी आपको बता देगा कि उसे टिकट की गारंटी मिल गई है, और मुरझाया हुआ चेहरा बता रहा होगा कि सियासत में अब कोई नहीं अपना, लिख दिया नाम हारने में भी अपना। कांग्रेस सूत्रों की माने तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया गया है, जिसमें कई मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मिशन रिपीट के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट पर भाजपा ऐसे इतराने लगी है जैसे मानो किसी कांग्रेसी ने उनके कानों में एक एक सीट की मौजूदा सूरत हाल फूंक दिया हो, या फिर किसी बाबा ने आकाशवाणी की हर सीट की और सिर्फ उन्हीं के कानों में कर दी हो। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चली है और जिस प्रकार से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, छत्तीसगढ़ का हर वर्ग राज्य की कांग्रेस सरकार से नाराज है। कांग्रेस का तो छत्तीसगढ़ में सुफड़ा साफ होना तय है। वहीं बीजेपी जब कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट पर हल्ला बोलने लगी तो कांग्रेस को भी मैदान में आना ही था। कांग्रेस ने सीधा जुबानी हमला प्रदेश अध्यक्ष पर कर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जब भी दिल्ली से आते हैं तो साथ में गोपनीय रिपोर्ट लेकर आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को फटकार लगाते हैं। अपनी सर्वे रिपोर्ट पर इस बार 75+ के नारे को बुलंद करते हैं और भाजपा का आंकड़ा 2.5 अंक भी नहीं छू सकेगा, इसका दावा भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी तक कुल 3 बार डांट खा चुके हैं माननीय अमित शाह जी से। अमित शाह जी रिपोर्ट लेके आते हैं, गोपनीय तरीके से बुलाते हैं, रात को उनको डांटते हैं। तो मैं समझता हूँ उसी डांट का खौफ है कि कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट हमने अमित शाह को दिखानी है, तो हमारी रिपोर्ट देख के वो बहुत बड़े ज़्यादा बल्लियों में उछल रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हम 75 के ऊपर सीट बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2.5 के अंकों पर नहीं पहुँचने वाली है। कांग्रेस भाजपा में किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं, ये दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सर्वे रिपोर्ट कार्ड पर चल रही सियासी खींचतान को लेकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, सामने वाले को कमजोर और अपने आप को मजबूत बताना है। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। नमस्कार, जवाब तो देना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवधेश मिश्रा। आज हम बेहद एक सियासी मसले पे चर्चा करेंगे। मसला ये कि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक दल सर्वे को आधार बना के टिकट वितरण हो या फिर राजनीतिक मैदान में, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी हो, इस सर्वे के आधार को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे चर्चा इसलिए क्योंकि अब बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट पे कांग्रेस तंज कस रही है और कांग्रेस के सर्वे रिपोर्ट पे बीजेपी कहती है कि उनकी तो स्थिति बेहद ही गंभीर हो चुकी है। बहरहाल हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अभय नारायण जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से अशोक बजाज जी जुड़े हुए बेहद वरिष्ठ नेता है, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा अभय जी आपसे कि क्या लगता है कि सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस की स्थिति खराब है, बीजेपी ऐसा कह रही है? अवधेश सर, अपनी अपनी राजनीतिक दल अपनी अपना सर्वे करते हैं और सर्वे जो होता है उसकी रिपोर्ट अगर बाहर चला गया तो फिर वो सर्वे कैसा? कांग्रेस सर्वे करा रही होगी, भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे करा रही होगी, और सर्वे की रिपोर्ट सर्वे कराने वाले उच्च पदाधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके बाद पार्टी की मीटिंगों में, पार्टी की बैठकों में अपना दशा और दिशा तय करता है। भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहू जी का बयान मैं सर्वे को लेकर सुन रहा था। इस अरुण साहू जी को अभी तक पूरा प्रदेश नहीं जानता कि अरुण साहू जी कौन है। बिलासपुर के एक सांसद जिनको अचानक सांसद की टिकट मिली और सांसद बने, जिनको अचानक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। और हमने देखा था, हम तो चुनाव में बस्तर भी गए, सरगुजा भी गए, सब जगह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं कि अरुण साहू जी बिलासपुर के हैं, कैसे हैं, कौन है। तो वो अरुण साहू जी आज देश के सर्वे के लेकर जिस तरह
मजाकिया बयान दे रहे थे, वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। सर्वे अपने अपने दल बहुत गोपनीयता से कराते हैं। वहां के प्रत्याशी को मालूम नहीं चलता, वहां के विधायक को मालूम नहीं चलता, तो सर्वे हो जाता है। तभी तो सर्वे है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आज ही वही खड़ी है जहां 2018 में थी। 2018 में बिल्कुल जवाब ले लेते हैं अभय जी, जवाब ले लेते हैं। अशोक बजाज जी, क्या लगता है कि बीजेपी अभी भी वहीं खड़ी है जहां 2018 में थी और अरुण साव को पूरा छत्तीसगढ़ नहीं जानता है? अशोक बजाज जी। मिश्रा जी, 2018 की स्थिति तो 6 महीने में ही बदल गई थी, 5 महीने में। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय 64-65 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी लोकसभा चुनाव में, और ये 30-35 सीटों पर सिमट गए थे। तो कुल मिलाकर 24-25 सीटों पर सिमट गए थे। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो 2018 में स्थिति थी वो 3-4 महीने में पतली हो गई, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। और ज़्यादातर मामला ये है कि इन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की, झूठ बोला, झूठी संकल्प लिए और जनता को गुमराह किया। जनता को इन्होंने एक प्रकार से ठगने का काम किया। ऐसे ठगने वाले लोगों को अब दोबारा सत्ता में जनता लाएगी ऐसा मैं नहीं समझता हूं। कांग्रेस भले मुगालते में रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस को वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप जान लें। बिल्कुल बाबूलाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वे पे आखिरकार इतना सियासत मचा क्यों है? बिल्कुल आपने सही कहा, अभय नारायण जी ने सही कहा कि सर्वे तो अंदरूनी तौर पे होता है, ना विधायक को पता चलता है ना सांसद को पता चलता है, लेकिन इतना सियासी बवंडर क्यों सर्वे को लेके? देखिए, ये मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि इस बार आप देखिए प्रदेश में 51% जो है युवा वर्ग का नया वोटर आए हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। उसको रिझाने के लिए ये सर्वे जो है एक प्रकार से एक रास्ता निकाल रहे हैं कि जितने युवा प्रत्याशी नए लाने हैं उनका रास्ता बनाया गया है। और सर्वे में मैंने देखा 32 लोगों के नाम मैंने देखे। 32 लोगों के नाम में मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र को जान रहा हूँ, उस क्षेत्र की स्थिति को जान रहा हूँ। तो वैसी स्थिति नहीं है जैसा सर्वे में बताया गया है। जहां तक वो सर्वे अगर सही है तो उन लोगों की टिकट कट जाए जो जीतने की स्थिति में है और वो सर्वे में हारने की स्थिति में दिखाए जा रहे थे, आश्चर्यजनक होगा। और इस चीज को ध्यान में रख करके भले ही युवा, अब देखिए जितने नए नए चेहरे दिए गए थे सब लगभग जीते थे पिछली बार। अब उनमें कुछ लोगों में खामियां दिख रही हैं तो उनको भले ये करें, लेकिन 32 के 32 बदले जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि देखिए 51% ओबीसी भी, 51-52% ओबीसी भी इस बार काउंट किए गए अपने तरीके से। तो ओबीसी वोट भी इस वक्त बहुत आकर्षण का केंद्र है। और आदिवासी जो बस्तर क्षेत्र है वो माना जाता है कि सत्ता के द्वार तक पहुंचने के लिए बस्तर के रास्ते आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जो है बस्तर को सब लोग, सारी पार्टियां जो है अपने केंद्र में रखे हुए हैं, अपने सामने उसका टारगेट बना करके चल रहे हैं और सारे लोगों को झोंक दिया गया वहाँ। अमित शाह वहाँ दूसरी बार आ गए, अब मोदी जी आने वाले हैं। पहले भी आरएसएस के लोग वहाँ लंबे समय से लगे हुए हैं। इस बार, पिछली बार आपको ध्यान होगा आरएसएस ने साथ नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इस बार जो है आरएसएस ने साफ कह दिया है कि हमको इस बार रमन सरकार, ये मैं माफी चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। और ये तय करके जो है बस्तर क्षेत्र में काफी काम हुआ और बस्तर को सत्ता का द्वार मान करके चल रहा है। बिल्कुल, अभय नारायण जी जुड़े हुए हमसे बातचीत करते हैं। क्या अभय जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबूलाल जी अभी जिक्र कर रहे थे आरएसएस का, कि आरएसएस ने पिछली बार साथ नहीं दिया तो बीजेपी 15 सीटों पे सिमट गई, इस बार आरएसएस ने तय कर लिया है कि सत्ता लाना है, कितना इसका इफेक्ट होगा? और इन तमाम चीजों के बीच सवाल फिर से मेरा वही कि सर्वे पे सियासत क्यों मचा हुआ है? देखिए उदय जी, अभी अशोक भैया बहुत सीनियर नेता है और बहुत महत्वपूर्ण नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जब उनके साथ हम लोग डिबेट में बैठते हैं तो पूरी मर्यादा का ख्याल रखें। उन्होंने एक बात कही कि 6 महीने में बाजी पलट गई थी, लेकिन अशोक भैया जी भूल गए कि लगातार उपचुनाव होते रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें भी कांग्रेस जीतती रही। 18 में तो हम 68 थे, आज हम 71 है। पंचायतों के चुनाव हुए,
नगर निगमों के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, सब में कांग्रेस को लीड मिली। केंद्र में और राज्य में छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़प्पन कहूं, बड़ाई कहूं, उनको वीरता कहूं कि उन्होंने केंद्र में भी अपने हिसाब से वोट दिया और राज्य में भी अपने हिसाब से वोट दिया। वो रमन सिंह सरकार से परेशान थे। लेकिन अब जो 2023 का सर्वे आ रहा है, जिस सर्वे को लेकर हम सियासत गर्म होने की बात कर रहे हैं, और बाबूलाल भैया ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, वो सर्वे ये बता रहा है कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी फेल हुई, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी फेल हुई, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। तो जिस 19 के भरोसे अशोक बजाज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुगालते में रहे, तो मैं कह रहा हूं अशोक भैया उनकी पार्टी मुगालते में है। अब मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, अब अमित शाह जी का जो चाणक्य था वो समाप्त हो रहा है। आप जहां भी सरकार बना रहे हैं, खरीद फरोख्त करके, पार्टियों को तोड़ के सरकार बना रहे हैं, कहीं भी जीत के आप सरकार नहीं बना रहे। आप महाराष्ट्र की बात कर लें, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं जी, जवाब ले लेते हैं। अशोक बजाज जी बैठे हुए हैं कि बेहद गंभीर आरोप आपने लगाया है। अभय जी जवाब ले लेते पहले, अशोक जी से पहले जवाब ले लेते। अशोक जी क्या कहेंगे, बेहद गंभीर आरोप? देखिए, अभय नारायण जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और उन्होंने ये स्वीकार करना चाहिए, 2019 का परिणाम स्वीकार करना चाहिए, जब 64-65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने लीड लिया। यहां तक कि पाटन से भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिया है। अशोक जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको इसलिए करूंगा क्योंकि चुनाव से, राजनीति से जुड़े तमाम लोग ये जानते हैं कि विधानसभा का समीकरण कुछ अलग होता है, लोकसभा का समीकरण अलग होता है। फिर आप लोकसभा के परिणाम को विधानसभा के समीकरण में क्यों जोड़ के देखना चाहते हैं? उसके बाद भी नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, 5-5 बाई इलेक्शन हुआ, सब में कांग्रेस जीती है। इस चीज को भी तो फिर जोड़ना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, बाद के चुनाव हुए तो उन मतदाताओं को किस प्रकार से इन्होंने प्रभावित किया। अगर वही स्थिति अब नहीं आने वाली है, अभी जो स्थिति आएगी, आप देखिएगा आचार संहिता लगने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से समझ में आ जाएगी लोगों को। कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रहा हूं मैं मुगालते में है, और इनको आभास तो हो गया है, इसीलिए इन्होंने प्रदेश प्रभारी बदला, इसीलिए इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला, इसीलिए टीएस बाबा जो नेपथ्य में चले गए थे राजनीति में, कहीं उनको स्वास्थ्य विभाग की बैठक में भी नहीं बुलाया जाता था, अब उप मुख्यमंत्री बना के नवाजा गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत डर का एहसास इनके हाईकमान को हो गया है, और ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए अब वो डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। ये टीएस बाबा को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये डैमेज कंट्रोल का ही हिस्सा है। सर, आप लोगों ने भी तो, खैर अभय जी से जवाब ले लेते। अभय जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी अशोक भैया ने जितनी बातें कही कांग्रेस की कही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सर्वे पे सियासत में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना चाहिए। हमने डैमेज कंट्रोल किया, हमने प्रभारी बदला, हमने अध्यक्ष बदला। हमने अध्यक्ष इसलिए बदला कि 5 साल उनके कार्यकाल पूरा हो गया था, 3 साल, 1 साल ज्यादा रह चुके थे, और खड़गे जी के निर्वाचित होने के बाद तांत्रिक तरीके से उनको अधिकार दिया गया था यहाँ के पीसीसी के मेंबरों द्वारा कि आप यहाँ परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, हमने प्रभारी इसलिए बदला कि जयपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि 5 साल से ज्यादा कोई पदाधिकारी, कोई प्रभारी कहीं नहीं रहे। तो जो हमारी पार्टी नीतिगत निर्णय ले रही है, हम उसके तहत अपने प्रभारी और अध्यक्ष बदल रहे हैं। आप अध्यक्ष और प्रभारी कैसे बदल रहे हैं? आप तो ताश के पत्ते बैठ रहे हैं। अमित शाह जी का दौरा बढ़ा, मोदी जी का दौरा बढ़ा, हाईकमान की चाबुक चली, आपने प्रभारी बदला, कोई कारण नहीं, आपने अध्यक्ष बदले, कोई कारण नहीं, और बदलाव लाकर किसको ले आए? विष्णु देव साहब, जो आदिवासी चेहरे थे, जिनको पूरा प्रदेश जानता था। बस्तर और सरगुजा से सत्ता आती है, बाबूलाल भैया कह रहे हैं, आपने उनको हटाकर अरुण साहू जी को लाया। तो हमारे पास तो नीतिगत कारण थे, हमारे लोकतांत्रिक कारण थे, हमारा चुनाव संपन्न हुआ था, और खड़गे जी को हमने निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जेपी नड्डा जी तो कब अध्यक्ष बनते हैं और कब हटेंगे कोई देश जान नहीं, क्योंकि उनकी नियुक्ति होती है और हमारे यहाँ निर्वाचन होता है। तो ये तमाम चीजें पार्टी चलिए, बिल्कुल आपके जवाब लेंगे, लेकिन बाबूलाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी जवाब आप जरूर लेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, हम जवाब ले लेते हैं। अशोक जी बैठे हुए हैं, लेकिन बाबूलाल जी को पहले मैं करूंगा। बाबूलाल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से ये तमाम सियासत और सियासी राग छिड़ा हुआ है कि सर्वे को लेके कि 32-33 नाम का जिक्र आपने भी किया कि 32-33 नाम उस सर्वे सूची में है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सर्वे को आधार माना तो जाता है एक हद तक, लेकिन आखिरी में कहा जाता है कि ये नेताओं के पसंद के नहीं थे इसलिए इन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो क्या सर्वे सब कुछ ही माना जाए? देखिए, सर्वे के भीतर की बात आपको समझना होगा। तो सर्वे भी एक रणनीति होती है। सर्वे में जो नाम आते हैं जरूरी नहीं कि उनको टिकट ना ही मिले, उसको देखा जाता है, उसको एक रणनीति बना करके जो उनमें कुछ लोगों का नाम काटना होता है, तो बहुत सारे लोगों के नाम ले लेते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो, कोई दुख न लगे। और जिस स्थिति में आज यहाँ की स्थिति बनी हुई है प्रदेश की, उसमें कांग्रेस के पास में जितनी भी सीटें हैं 71 सीटें, उसमें से अधिकांश लोग पहली बार आए हैं। उन पहली बार आए हुए लोगों के बारे में आधे से ज्यादा लोगों के बारे में जो है अच्छी रिपोर्ट है और आधे से ज्यादा लोगों के बारे में रिपोर्ट ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि युवा चेहरे, एकदम फ्रेश चेहरे जो हैं वो चाहती है जनता, इसलिए कुछ फ्रेश चेहरों को अंदर लिया जाए और उसी कवायद में सारी रणनीति है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, मैंने जो बात कही ना पहले कि 51% युवा वोटर हैं, उनको पहली बार वोट डालना है। उनको आकर्षित करने के लिए जो है आज भेंट मुलाकात में आप देखिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल, भेंट मुलाकात हुआ और उसके ठीक बाद हमने देखा कि फर्स्ट टाइम वोटर के साथ भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया और उनकी संख्या 5 लाख है। तो ऐसे में अशोक जी, क्या लगता है आपको कि अभय नारायण जी जो कह रहे हैं कि आपने ताश के पत्तों की तरह जो है अपने संगठन को फेंट लिया, कांग्रेस मान के चल रही है कि 50-50 वाला जो उनका फॉर्मूला है उसे वो लागू करने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रही है, लेकिन आप लोग आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा देते हैं और आप बात करते हैं टीएस सिंहदेव के नेपथ्य में चले जाने की? देखिए, टीएस बाबा को नेपथ्य में जाना सार्वजनिक मामला है और लोगों ने देखा कोरोना काल में जब हेल्थ की बैठक हो रही है, हेल्थ विभाग की अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, तो टीएस बाबा कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक स्वास्थ्य मंत्री है, पंचायत मंत्री रहते हुए उन्होंने जो लेटर बम छोड़ा था। आप टीएस सिंहदेव को लेके हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? सवाल यह है कि सर्वे पे हम बात कर ले, सवाल यह है कि आप अपनी रणनीतियों पे बात कर ले, सवाल यह है कि आप अपने संगठन की व्यवस्थाओं पे बात कर ले, और सवाल यह भी है कि आपकी जो सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि आप 2/3 तक जो है, मतलब अभी जो मौजूदा आपकी संख्या है उससे डबल के आसपास आप ही पहुंच रहे, तो कैसे आप 45 के जादुई आंकड़ों को छुएंगे? इस पे अगर एक बार दर्शकों को बताएं कुछ। देखिए अवधेश जी, कांग्रेस बस्तर और सरगुजा दोनों क्षेत्रों में सिमट रही है, अभी पिछड़ रही है, और आप देखेंगे रिजल्ट में आदिवासी वर्ग बहुत नाराज है। अभी हमने आदिवासियों के संख्या बढ़ाई है, नई जातियों को आदिवासी वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, उस पे केंद्र ने अमल किया है। किया तो केंद्र है ना, आप चाहे कितना भी ढिंढोरा पीटे, इससे क्या होता है? आदिवासियों के लिए आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आदिवासियों के साथ आज अगर अन्याय हो रहा है, अगर वहां मतांतरण की संख्या इतनी बढ़ रही है, तो इसके लिए जिम्मेदारी अपनी क्यों नहीं लेते कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस सरकार में जितना मतांतरण हो रहा है और जिस प्रकार से मतांतरित लोग मूल लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और उनको टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं, और जिस तरह से सरकार का उनको संरक्षण मिल रहा है, इससे आदिवासी समूह पूरी तरह से नाराज है और सरगुजा और बस्तर में कांग्रेस सिमट रही है, इतना आप जान लें। चलिए, हम ये मान लेते हैं कि सरगुजा और बस्तर में कांग्रेस सिमट रही है, मतलब 26 सीटों पे आप लोगों का समीकरण अब प्लस में जा रहा है। अभय जी क्या कहेंगे? देखिए, नंद कुमार साय का पार्टी छोड़ के आना, एक स्थापित भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता, एक भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पूर्व से उनके मतांतरण के नेता, जब वो नंद कुमार साय केवल पार्टी नहीं छोड़ते हैं, केवल नाराज नहीं होते हैं, बाकायदा कांग्रेस में प्रवेश करते हैं। विष्णुदेव साय को आप जिस तरह से आदिवासी दिवस के दिन हटाते हैं और उनके विकल्प के रूप में भी आप आदिवासी दिखाते हैं, तो आदिवासी किसके साथ है ये बताने की आवश्यकता है अशोक भैया को नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के पद पे बात करेंगे। सरगुजा और बस्तर
आज जिस तरह विकास कर रहा है, आज वहां के किसानों में, आज वहां के वनवासियों की जेब में जिस तरह राज्य सरकार आर्थिक रूप से पैसा डाल रही है, उन्नति की ओर ले जा रही है। आज बस्तर में नक्सलाइट की बात होनी बंद हो गई, आज सरगुजा अपने आप में उन्नति के मार्ग पे है। तो ये चुनाव जो 23 का कांग्रेस लड़ेगी, सर्वे तो अपनी रिपोर्ट आएगा, सर्वे में ये तय करेंगे कौन विधायक का परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका खराब है, और कहां से कौन प्रत्याशी बन सकता है। सर्वे में कितनी सीट आएगी ये तो छत्तीसगढ़ की बता रही है कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए अगर कोई एक सरकार देश में काम कर रही है, वो भूपेश सरकार काम कर रही है। आदिवासियों की बात अभी अशोक भैया कर रहे थे, स्पेशली मैं कह रहा हूं कि उन 26 सीटों का तो सब देखिए मत, क्योंकि जितना अपमान आदिवासियों का, वनवासियों का 15 साल में हुआ, और आज में आप पार्टी में भी संगठन भी आप कर रहे हैं, उतना अपमान कभी आदिवासियों को नहीं हुआ। और भूपेश सरकार 23 का चुनाव, कांग्रेस 23 का चुनाव अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। और जितने आरएसएस के मुद्दे थे, आगे राजनीति करता था राम के नाम पर, छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर क्या नहीं हो रहा देखिए आप, राम वन गमन पथ हो, भाषा राम की प्रतिष्ठा अभय जी, का मुद्दों पे सवाल हम हो, बाद में बात कर लेंगे। अभय जी, मुद्दों पे हम और एक बार चर्चा कर लेंगे। बाबूलाल जी बने हुए, बाबूलाल जी, कितनी बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूं कि सर्वे आधार पे टिकट दे देना, सर्वे के आधार पे टिकट को काट लेना और उसके बाद सत्ता के बहुमत तक पहुंच जाना, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, चुनौती तो है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है कि आज 15 ही सीट है उनके पास में, उनको आगे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत गैप भरना है, एक चीज। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कम है। और कांग्रेस के पास जो है उसको अपनी सीटों को बचाने का एक चुनौती है। उस चुनौती को कैसे वो करते हैं और कैसे कैसे अन्य पार्टियों के इससे मुकाबला करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है। राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वरूप में जो है, आप पार्टी ने कांग्रेस गठबंधन के साथ में जो गठबंधन बना उसमें शामिल है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर वो सारी सीटों पर लड़ने के लिए आमदा है, बिल्कुल। तो वहाँ क्या उसका रुख होगा अभी, यहाँ वो महत्वपूर्ण होगा। एक तो दूसरा, सर्व आदिवासी समाज। मैं एक सेकंड बस आपको टोकूंगा। जो गठबंधन विभिन्न दलों का हुआ है वो लोकसभा के लिए हुआ है, विधानसभा के चुनाव से बिल्कुल पृथक है ये सब। नहीं, लोकसभा चुनाव में होने के बाद में भी कुछ न कुछ समझ तो बनेगी, ऐसा नहीं है कि उसको विधानसभा में समझ नहीं बनेगी, उसमें भी समझ बनेगी, बातचीत होगी बहुत सारी। अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारी जीत पक्की है और आपकी पार्टी का अगर कोई आदमी खड़ा होता है, हम हार सकते हैं, तो वहां पर वो कोशिश करेगी। ये ऐसा नहीं है कि विधानसभा के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ये आप सही कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए ही गठबंधन हुआ है, लेकिन चर्चा उस बारे में भी होगी। आपको ध्यान होगा बसपा के साथ में ऐसा ही हुआ था, बस जब बहुत पहले की बात है। ये आदिवासी समाज सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है, वो क्या उसका रुख होगा वो देखने वाली बात होगी। और बस्तर क्षेत्र जो है सत्ता का रास्ता है, बिल्कुल। एक चीज। दूसरी चीज आपका बताया मैंने, बसपा का क्या रुख होगा, और जोगी, अमित जोगी जो हैं वो क्या रुख अपनाते हैं, अपने लोगों को खड़े करके अपना वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, या किसी की तरफ डाइवर्ट करते हैं अपने वोट को। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अमित जोगी के, हालांकि अजीत जोगी के रहने की बात अलग थी, अभी की बात अलग है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी सहानुभूति जो है अमित जोगी के साथ इस बात की है कि डॉक्टर रेणु जोगी वहां मौजूद है। बिल्कुल। बाबूलाल जी, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मैं एक एक कमेंट जब अपने दोनों मेहमानों से और ले लेता हूं। अशोक जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी इस बार कहां तक पहुंच पाएगी और सर्वे को आप लोग कितना बड़ा आधार मानेंगे? 10 सेकंड में आपका जवाब। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी कंफर्म मेजोरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। सारे नेता और हमारी पार्टी की सारी इकाइयां सक्रिय हैं, सजग हैं, जागरूक हैं, मुस्तैद हैं और पूरी तरह से चुनाव के मूड में आ गई पार्टी और सब तैयारी में लगी है। बूथ स्तर तक हम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम देख रहे हैं कि अभय जी केवल 5 सेकंड में आपका जवाब, कांग्रेस कहां पे है? 5 सेकंड में जवाब आपका। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 100% भी सफल होती है तो 14 की 28 होती है, 13 की 26 होती है। कांग्रेस पार्टी अपने योजनाओं को लेकर कामों को आश्वस्त है कि जनता उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी सर्वे सिर्फ इसलिए करता है कि सर्वे में उनके सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, उनके पास
नहीं है, उनके पास लोकल चलिए, चेहरा मतलब नहीं है। मुद्दे फेल हो गए हैं। सर्वे रिपोर्ट में तमाम मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के फेल हो गए, कांग्रेस का दावा है। और कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि वो जरूर क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। समय की पाबंदी है, वरना ये चर्चा और भी जारी रहती। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।